आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी कानूनविदों के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में अधिक चर्चा होती है। आप लोगों के सुझाव पे, आपकी डिमांड पे आज एक ऐसे टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं जिससे राजनीतिक गतिविधियां जो वो काफ़ी उछाल खाती है और उस पर काफ़ी चर्चाएं भी होती है, काफ़ी समर्थन भी होता है और काफ़ी निंदाएं भी होती है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ प्रावधान है एंटी डिफेक्शन का, यानी दल बदल से संबंधित क्या प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब जो सत्ता के बारे में जो प्रावधान दिए गए, लेजिस्लेचर जो प्रोविजंस दिए गए, उसमें ये था कि चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट असेंबलीज हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो बहुमत लेकर के आएगी वो सत्ता में रहेगी। तो इस प्रकार के प्रोविजंस दिए गए। उसके तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने सदस्यों को टिकटें देती है और जो ज़्यादा संख्या में जिनके सदस्य जीत के आ जाते हैं, बहुमत ले जाता है, वही उसका प्रधानमंत्री बन जाएगा या राज्यों में मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो चूंकि जो मामला है वो संख्या का है, गिनती का है कि आपके पास कितने एमपीज है, कितने एमएलए थे, उसके आधार पर आप सरकार बनाएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी की या उसके चीफ की ये लालसा रहती है कि वो प्रधानमंत्री बने या वो मुख्यमंत्री बने। तो जब संख्या आसपास रह जाती है या कम रह जाती है तो फिर ऑफ द वे हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाती है या दूसरे सदस्यों को जो है वो बहला फुसला करके किसी भी प्रकार से अपने पाले में ला करके और सरकार बनाए जाने का प्रयास किया जाता है। इसे कहते हैं दल बदल, कि एक व्यक्ति जो पहले कांग्रेस से जीता था वो बीजेपी में आ रहा है, जो बीजेपी से जीता था वो सपा में जा रहा है, या सपा वाला जो बसपा में जा रहा है, या बसपा वाला जो वो किसी क्षेत्रीय दल में जा रहा है, और ऐसे करके वो अपनी सरकार बना रहा है। तो इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ऑब्जेक्ट था कि चुनी हुई सरकार जो है वो स्थिर हो और देश का और राज्यों का विकास करे, ये स्थिति एंटी डिफेक्शन के कारण धूमिल होती नजर आती है। तो इसलिए इस पे रोक लगाने की भी डिमांड उठी और बार बार देखा भी गया कि किस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आए। 1985 में जो है वो 52वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आए। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 10 जो है वो 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, और साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 101, 102, 191 और 192 यानी 101, 102 और 191, 192 में परिवर्तन किया गया और 10वीं शेड्यूल में इसको स्थापित किया गया। 10वीं अनुसूची में ये कह दिया गया कि अगर कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि दूसरे दल में जाता है जिससे वो चुन करके आया है, तो कम से कम 1/3 सदस्य अगर साथ जाएंगे दूसरी पार्टी में अपनी पार्टी को छोड़ करके, तो एंटी डिफेक्शन के वो लागू नहीं होंगे, उनकी निर्योग्यता लागू नहीं होगी। अदरवाइज उसको निर्योग्य मान लिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इसका एक मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। देखिए कि जो एंटी डिफेक्शन है, 1966 में हरियाणा विधानसभा के एक एमएलए थे, माननीय विधायक थे गयालाल जी, जिन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टियां बदली। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टी आपको मंत्री बना रही है या मुख्यमंत्री बना रही है, हम उसके साथ हो लिए, तो फिर तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करेगी या सत्ता कैसे बनेगी। तो ये इस प्रकार की स्थिति जब आयाराम गयाराम की स्थिति आ जाती है तो फिर गवर्नमेंट चलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है या जो सत्ता में हैं वो लोग तो फिर इसी कामों में लगे रहेंगे, उनका ध्यान तो उधर ही लगा रहेगा। देश का विकास, जनता का हित, ये सब तो सारे भूल जाएंगे। तो इसके लिए फिर बार बार जो है वो इस प्रकार की चीज़ें हमारे सामने आने लगी और 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको पुनः जो है वो संशोधित किया गया। तो 10th शेड्यूल में 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो संशोधन किया गया था उसको परिवर्तित करते हुए, यानी कि उसमें जो 1/3 प्रतिनिधियों का था मैटर, उसको यहाँ बदल करके 2/3 कर दिया गया। 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर कोई जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनको उसी पार्टी का मान लिया जाएगा और वो सत्ता में रह सकेंगे। तो इस प्रकार से जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, इसमें बहुत बार ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इसमें आई
जो 2-3 केसेस, जो रवि एस नायर वर्सेस रवि एस नायर का एक केस था, जयाप्रदा का था, और इसी प्रकार से जैसे जयाप्रदा के केस की हम चर्चा करें, योग्यता और निर्योग्यता के बारे में, जैसा कि आर्टिकल 102 में बताया गया है या 191 में बताया गया है कि जयाप्रदा जो वो फिल्म सेंसर बोर्ड की चेयरमैन थी और इधर से राज्यसभा में उसको मनोनीत करके एमपी बना दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज की शिकायत के बाद में उनका मनोनयन जो वो रद्द कर दिया गया। इस आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट में गई कि रद्द जो वो गलत किया गया और कोई लाभ के पद का वो जो है वो किसी प्रकार से उपयोग नहीं कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो योग्यताएं हैं वो सबके लिए समान है और उनको जो वो पार्लियामेंट की सदस्यता से निर्योग्य ठहरा दिया गया। तो इस प्रकार से जो है वो बहुत सारे केस लॉज सामने आए, स्टेट्स के मामले सामने आए, चाहे वो बिहार का मामला हो या पीछे उड़ीसा का मामला हो, अभी हाल ही में कर्नाटका का मामला हुआ था। यहाँ मैं चर्चा करना चाहूँगा बिल्कुल लेटेस्ट जो मामला अभी 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में जो हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो वो किस प्रकार से एंटी डिफेक्शन लॉज के प्रोविजन से बच के निकल जाती है और अपनी सरकार बना लेती है। तो मध्य प्रदेश में जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो वो पहले कांग्रेस में थे और 10 मार्च 2020 को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसके साथ ही लगभग 19 सदस्य जो वो इस्तीफा देके चले गए। तो 230 सदस्यों की विधानसभा में 228 पे चुनाव हुआ था, 115 बहुमत के लिए चाहिए थे और कमलनाथ सरकार ने 107 सीटों के साथ दूसरे लोगों के साथ मिला के, निर्दलीयों और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपनी गवर्नमेंट जो वो बना ली थी और मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन जो ही ये घटनाक्रम हुआ, 20 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और वो जो 228 सदस्यों की थी वो 218 सदस्यों पे आ गई। तो अब इससे क्या हुआ कि जो फ्लोर टेस्ट पे बहुमत चाहिए था वो नए सदस्यों के आधार पे चाहिए था और बीजेपी के चूंकि 104 पहले से ही थे और बाकी के सदस्यों को मिला करके उन्होंने अपना बहुमत साबित कर दिया और आज हम देखते हैं कि शिवनाथ सिंह जो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ऐसा बहुत सारा स्टेट्स में होता है, गोवा में तो अक्सर ऐसा होता है, जिन स्टेट्स में कम सदस्य संख्या होती है वहाँ इस प्रकार से जो वो। लेकिन बेसिक चीज ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आप दल बदल के परिधि के अंतर्गत आते हो तो उसको योग्य नहीं माना जाएगा और उन विधायकों को जो पार्टी छोड़ करके गए उनको योग्य नहीं माना जाएगा और वो मत देने के अधिकारी वहां नहीं रह जाएगा, उनको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है स्पीकर के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रोविजंस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन के बारे में 10th शेड्यूल में और वेरियस आर्टिकल्स में दिए हुए थे, जिसमें 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 91वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन भी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वेरियस केस लॉज के बारे में बार बार इसमें इंटरफेरेंस किया है। तो वास्तव में जो प्रोविजंस है वो तो ठीक है, लेकिन इसका दूसरे तरीके से फायदा उठाया जाता है। तो एक सुझाव के रूप में हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारा जो एंटी डिफेक्शन से संबंधित प्रोविजंस है उसमें वास्तव में कोई इस प्रकार का संशोधन किया जाए जिससे देश हित में, जनहित में 5 साल तक के लिए एक स्थिर सरकार का संचालन किया जा सके। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।